चलिए, तो कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाले प्रमुख स्थानों के विषय में चर्चा हो गया था, बता दिए थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी विशेषताएं के विषय में चर्चा होगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। ठीक, चलिए हेडिंग डाल देते हैं, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, अब उसके बारे में चर्चा होगा। ठीक, विशेषताएं, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? विशेषताओं में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता था। कैसी सभ्यता थी? नगरी या शहरी सभ्यता थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरी। कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। ठीक, इसी को शहरी सभ्यता भी कहते हैं, शहरी सभ्यता। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता देखा जाए तो वो ग्रामीणी सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। ठीक, और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क बना था वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, समकोण यानी जैसे एक सड़क इधर से हो गया, एक सड़क इधर से हो गया। ठीक, तो देखिए ये सभी एक समकोण पे काट रहे हैं। यहाँ पर ये इसको काट रहा है ऐसे, ये एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं? समकोण पर काट रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सड़क थी, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, समकोण पर काटती थी। ध्यान दीजिए, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क बना था वो ज्यादातर पूर्व से पश्चिम थे। कैसे थे? पूर्व में पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, जिससे कि हवा चले और सड़क साफ हो जाए। ठीक, तो जो भी हवा चलता है ज्यादातर, आप हवाओं का नाम सुने, पूर्वा और पछुआ हवाओं का नाम सुने हैं ना? पूर्वा हवा, पछुआ हवा। तो क्या होता है? पूर्व, देखिए अगर पूर्वा हवा चल रहा है तब पर भी सड़क को साफ कर देगा, और पछुआ हवा चल रहा है तब पर भी सड़क को साफ कर देता है। ठीक, तो सड़कें ज्यादातर कैसे बने थे? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, सड़क पश्चिम की ओर। सड़क कैसे बना था? पूर्व की पश्चिम की ओर। ठीक, सड़कें, जिससे हवा चलने पर सड़कें साफ हो जाती थी। ठीक, और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषता के तौर पे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? कृषि। ठीक, इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? कृषि था। ठीक, कृषि। ठीक, और देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां जो बनी थी वो ढकी हुई नालियां थी। कैसे थी? ढकी हुई नालियां। ठीक, तो ये भी विशेषता में आप लिख देंगे, नालियां ढकी हुई थी। ठीक, नालियां कैसी थी? ढकी हुई। ठीक, नालियां ढकी हुई थी। ठीक, ढकी हुई। ठीक, नाली जो था वो अंडरग्राउंड था, यानी ढका हुआ था, और नाली जो था कि जाके एक बड़े गड्ढे में मिल जाता था। ठीक, जो भी शहर में नाली बने थे वो नाली जाके किसी बड़े गड्ढे में मिल जाता था, वहां से फिर उसको बाहर सप्लाई कर दिया जाता था। ठीक, और देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक सत्ता था। कैसी? मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, यानी कैसा सत्ता था? तो मातृसत्तात्मक सत्ता था। कैसे था? मातृसत्तात्मक, ठीक है, सत्ता। देखिए अभी वर्तमान समय में क्या है? पितृसत्तात्मक सत्ता चलता है, ठीक। आप कहीं भी जाएंगे, जैसे अभी पूछा जाए आप किसके बच्चे हैं, आपके पिता का क्या, या आप किसके लड़के हैं, तो आप पहले पापा का नाम बताते हैं। किसके बताते हैं? पिता का नाम बताते हैं। क्या माता का नाम बताते हो? नहीं ना, पहले पिता का नाम बताते हो। यानी कुछ भी कार्य किया जाए उसमें आगे किसको रखा जाता है? पिता को रखा जाता है आगे, ठीक। तो ये कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक। लेकिन उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक सत्ता थी। कैसी? मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक। इसका देखिए इसमें मातृ देवी का मूर्ति भी मिला है। किसका? मातृ देवी का मूर्ति मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो शासन था या समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग युद्ध और तलवार से अपरिचित थे। युद्ध और तलवार से अपरिचित थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध को नहीं जानते थे, यानी युद्ध क्या होता है, तलवार क्या होता है, इससे अपरिचित थे, ठीक। तो लिख लीजिए इसको भी। इस सभ्यता में युद्ध और तलवार से, ठीक, तलवार से अपरिचित थे, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से अपरिचित थे, इसके विषय में ये लोग नहीं जानते थे, ठीक। और ध्यान दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर प्राप्त हुआ है, ठीक। क्या प्राप्त हुआ है? मोहर, जिसमें एक श्रृंगी जानवर का सबसे ज्यादा प्रमाण मिला है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? मोहर, ठीक। मोहर प्राप्त हुआ है जिसमें एक श्रृंगी जानवर। कैसा जानवर? एक श्रृंगीय, ठीक, एक श्रृंगीय जानवर छपा है, ठीक, या चित्रित है, चित्रित है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा किस जानवर का चर्चा है? तो एक श्रृंगी जानवर। कैसा? एक श्रृंगी जानवर। हालांकि इसमें दो कुबड़ वाले बैल भी मिले हैं, ठीक, दो कुबड़ वाले बैल का भी चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक श्रृंगी वाले जानवर का चर्चा है, ठीक। इतना आप लोग को समझ है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता अगर जब भी पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता है। कैसा सभ्यता है? नगरी सभ्यता, यानी पॉइंट बाय पॉइंट डाल के लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता है। सड़क पर, यानी देखिए सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण, यानी ऐसे ऐसे। देखिए तो यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी, ठीक। यानी सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। और देखिए और सड़कें अधिकतर कैसे? पूर्व से पश्चिम होते थे। कैसे होते थे? पूर्व से पश्चिम होते थे, जिससे कि हवा चलने पे सड़कें ऑटोमेटिक साफ हो जाते थे। जैसे पूर्वा हवा चला तब पर भी सड़क साफ हुआ, पश्चिमा हवा चला तब भी सड़क साफ हो जाता है, ठीक। पूर्व से पश्चिम की ओर बने थे, ठीक। और देखिए इस सभ्यता का अर्थव्यवस्था, इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? मुख्य आधार कृषि था, ठीक। और देखिए कहीं कहीं व्यापार भी दिया रहता है, लेकिन मुख्य आधार क्या है? कृषि है, ठीक। ध्यान दीजिए नालियां ढकी हुई थी, आप विशेषता में लिखेंगे नालियां भी ढकी हुई थी, ठीक। और देखिए जो समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से अपरिचित थे। किससे? युद्ध और तलवार से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर प्राप्त हुआ है, जिसमें एक श्रृंगी जानवर की चर्चा अधिक होता है, ठीक। तो इतना समझ है? चलिए अब इसको क्लीन करके और आगे बताते हैं, ठीक। चलिए अगला विशेषता में देखिए सिंधु सभ्यता से विदेशों में व्यापार भी होता था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से व्यापार होता था। इसको भी आप विशेषता में लिख सकते हो, ठीक। व्यापार,
विदेशों में, ठीक, विदेशों में। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से विदेशों में व्यापार होता था, ठीक। अभी देखिए इसका साक्ष्य कैसे पता चला, ईरान से, कहाँ से, ईरान से क्या हुआ, एक मोहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ, एक मोहर मिला, और वह मोहर कहाँ का था, तो लोथल का था। कहाँ का था, लोथल का मोहर था, और लोथल में देखा गया कि मोहर का ईरान लोथल में पाया गया, ठीक। तो इससे तात्पर्य होता है, या इससे पता चलता है कि विदेशों में भी व्यापार होता था, ठीक। टीन और शीशे का भी व्यापार होता था, जिसे मतलब इन सब साक्ष्यों के दौर से पता चलता है कि भाई विदेशों में भी सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था, ठीक। और देखा जाए तो माप तौल का छोटी इकाई क्या था, तो एक बाट होता था। क्या होता था, छोटी इकाई क्या होता था, बाट बोलते थे, ठीक। वह 16 किलो का होता था, ठीक। जो बाट था, न्यूनतम इकाई 16 किलो का होता था। अभी आप जैसे कि आप अभी दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो ऐसे लेते हैं ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, एक छोटी इकाई थी बाट, जिसे क्या बोलते थे, बाट, और वह कितने किलो का होता था, 16 किलो का होता था, ठीक। जब भी किसी व्यक्ति को कुछ लेना हुआ तो डायरेक्ट कितना लेता था, 16 किलो लेता था, सोचिए। और उससे अधिक लेना हुआ तो 16 दूना 32, ठीक, यानी ऐसे बढ़ता था, ठीक। तो कुछ भी लेना हुआ कितना का, 16 किलो, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इससे नहीं, यही एक मतलब छोटा इकाई यही बाट था जो 16 किलो का, ठीक, बस 16 किलो, ठीक। अब इसका दोगुना करे जाइए, अगर अधिक लेना हो तो दोगुना हो जाता था, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की इकाई क्या थी, माप तौल की इकाई क्या था, बाट था, ठीक। माप तौल का छोटी इकाई, ठीक, छोटी इकाई, ठीक, क्या था, बाट था। छोटी इकाई बाट, जो 16 केजी का था, ठीक। ध्यान दिए, अगला विशेषता देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक था, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक। अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ा नहीं गया है, ठीक। अभी भी उसको मतलब विद्वानों ने फिलहाल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक। यानी क्या होता था, उसको देखते थे, सिर्फ देख कर ही मतलब अनुमान लगा लेते थे कि यह क्या लिखा होगा, ठीक। जैसे अभी आपने हड़प्पा में पाया, हड़प्पा नामक स्थान से H7 जो है कि H37 एक कब्रिस्तान मिला है ना, H37, ठीक। तो देखिए उसमें H37 जो भी मतलब कब्रिस्तान है, तो मतलब कि वो ऐसा लिखा नहीं था, बस वो अनुमान लगा ली, हाँ यही लिखा होगा, 37 कब्रिस्तान लिखा होगा, ठीक। मतलब वो स्पष्ट नहीं पढ़े थे, बस अनुमान के जरिए बता दी भाई है H37 कब्रिस्तान है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा है, भाव चित्रात्मक है। कैसा है, भाव चित्रात्मक है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा है, भाव चित्रात्मक, ठीक, भाव चित्रात्मक, यानी पढ़ा नहीं गया, ठीक, पढ़ा नहीं गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगला विशेषता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर बने थे वो कैसा था, किस पद्धति का था, तो ग्रीड पद्धति पे बने थे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता को किस पद्धति पे बसाया गया था, ग्रीड पद्धति पे, ठीक, ग्रीड पद्धति। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता शहर जो भी शहर थे, उसको किस पद्धति के आधार पे व्यवस्थित किया गया था, ग्रीड पद्धति। किस आधार पर, ग्रीड पद्धति के, ठीक, ग्रीड पद्धति के। ये जो है कि फिलहाल एक क्वेश्चन में आया है, यूपीएससी में भी आया है, सिंधु घाटी सभ्यता में
सड़कें, घरें, जो भी घर था, शहर था, किस पद्धति पर बसाया गया था? तो किस पद्धति पे बसाया गया था? ग्रिड पद्धति पे, ठीक, ग्रिड पद्धति पे बसाया गया था, ठीक। अब अगला विशेषता आप देख लीजिए। अगर जैसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? एक मिनट, पहला एक विशेषता और देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कहाँ से आए थे, ठीक। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका पतन का मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाढ़ को, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण, पतन का मुख्य कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को, ठीक। किसको माना जाता है? बाढ़ को। फिलहाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पतन के कई कारण माना जाता है, जैसे कि भूकंप आया होगा, भूकंप आया होगा जिससे घर सब गिर गए और जो है लोग दब गए, इससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब कुछ लोग बताते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ था, जैसे उस समय धीरे धीरे आर्यों का आगमन होने लगा था। हो सकता है आर्य लोग आकर वहां पे युद्ध किए हो और लोगों को मतलब कि मार काट डाले हो, जैसे कि इसका पतन हो गया हो, ठीक। तो कुछ लोग मानते हैं विदेशी आक्रमण के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोग मानते हैं महामारी के तौर पर या महामारी के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और कुछ विद्वान मानते हैं कि बाढ़ से इसका पतन हुआ। तो जो मुख्य कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का, वो है बाढ़ है। क्या है? बाढ़, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पतन का कारण क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है, ठीक। यानी बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक। और देखिए, अब जैसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर आए कहाँ से थे, ये लोग कहाँ से आए थे? तो ये ध्यान दीजिए, कहाँ से आए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से आए थे। मेसोपोटामिया नहीं कहेंगे, ठीक। मेसोपोटामिया कहोगे तो गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो ग्रामीणी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीणी सभ्यता थी। लेकिन ये कैसा सभ्यता है? ये तो शहरी है, नगरी सभ्यता है। तो डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक तो ग्रामीणी सभ्यता, एक नगरी सभ्यता, तो बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो इसलिए मेसोपोटामिया नहीं कहोगे, पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से कहोगे। कहाँ से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से आए थे। अगर जैसे एशिया में पूछा जाए तो कहाँ से आए थे? तो पश्चिमी एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे, ठीक। तो यहाँ चलिए इसको भी लिख देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया के, पश्चिमी मेसोपोटामिया, पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से आए थे, ठीक। सुमेर से आए थे। कहाँ से आए थे? सुमेर से आए थे, ठीक। अगर एशिया के तौर पे पूछा जाए तो पश्चिमी एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया से आए थे, ठीक। एशिया, ठीक। इतना आप लोग को समझ है? तो जो भी पॉइंट बाय पॉइंट है, आप अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन करिए, तो एक एक जो भी पॉइंट लिखाया गया उसके पॉइंट बाय पॉइंट आप चर्चा कर देना है, ठीक। देखिए, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार विदेशों से होता था, ठीक। विदेशी व्यापार होता था। इसका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ मोहर के जरिए। माप तौल की सबसे छोटी इकाई बाट था, जो 16 किलो का था। और लिपि कैसा थी? भावचित्रात्मक लिपि था, यानी उसमें जो भी लिखा था अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक। भावचित्रात्मक लिपि थी। और जो शहर जो बसाए थे वो किस आधार पे बसाया गया था? तो ग्रिड पद्धति के आधार पे शहर को बसाया गया था। और ध्यान दीजिए, इसका पतन का मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए कहाँ से? तो पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया के सुमेर से आए थे, पश्चिमी एशिया से, ठीक।
अगर एशिया में पूछा जाए तो कहाँ से, पश्चिमी एशिया से आए थे। ठीक, इतना आप लोग को समझ है। ध्यान दीजिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता आपका चैप्टर पूरा पूरा समाप्त हो गया। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। ध्यान दीजिए, इसको सबसे बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का तरीका है आप जाके किसी अन्य बच्चे को समझा दो। ठीक, इसी चीज को जाके जो आपसे थोड़ा सा मतलब कमजोर लग रहा है तो आप क्या करिए, जाके उसको इसी चीज को बताइए, अच्छे से समझाइए, तो आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला सभ्यता चलेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। क्योंकि सभ्यता चल रहा है तो इसी वक्त सभ्यता को निपटा ही लेते हैं। ठीक, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और नील पीली नदी की सभ्यता जो चीन में है, और जो है कि ये सब सारी सभ्यता को एक साथ ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे की क्लास कल करते हैं। इतना समझ है आप लोग को ना? चलिए आगे क्लास कल करते हैं।